हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी पढ़ रहे थे, वी हैव लर्न द फर्स्ट पॉइंट, द सेकंड पॉइंट एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड पॉइंट। इसमें हम लोग बात करें पर्क्स की। पर्क्स मतलब परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का मतलब क्या होता है? परक्यूजिट का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट, जो कंपनी एम्प्लॉयज को देती है। किस वजह से? आपके डेजिग्नेशन के कारण। आपका एक ऐसा पोस्ट है या आप ऐसा काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग एम्प्लॉय हो तुम, तो तुम्हें मार्केट में इधर से उधर आना जाना पड़ता है ना? तो अब उसके लिए क्या करती है? कुछ पैसे देती है, तो वो अलाउंस कहलाएगा। और अगर तुम्हें कोई व्हीकल दे रही है तो वो क्या कहलाएगा? परक्यूजिट कहलाएगा। समझ रहे? अगर किसी को रहने के लिए मकान दे रहा है तो वो क्या है? परक्यूजिट्स में आएगा। लेकिन अगर आपको किराए के लिए कुछ पैसा दे रहा है तो वो किस में आ जाएगा? अलाउंसेस। HRA बोलते हैं उसको, हाउस रेंट अलाउंस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय को दोनों दे दे, HRA भी दे दे और रहने के लिए मकान भी दे दे? ऐसा नहीं होता, कोई एक ही चीज देगा। गेटिंग? नेक्स्ट क्या होता है? इसी तरीके से आपको क्या दे दिया? सपोज करो मेडिकल फैसिलिटी दे दिया। तो हम लोग ने दो चीजें पढ़ लिया। रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आपको मिलता है, मकान की सुविधा, तो कैसे मकान की वैल्यू निकालते हैं। और फिर दूसरा हम लोग ने परक्यूजिट क्या पढ़ा था कल? मेडिकल फैसिलिटीज। अगर मेडिकल फैसिलिटीज अगर मिलती है तो उसकी परक्यूजिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये दो चीजें हम लोग ने स्टडी कर लिया था। तो इसको आप लोग प्रीवियस क्लास के, अभी जो रिसेंट रिकॉर्डिंग है आप उसको प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख सकते हो, उसमें कंप्लीट है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोगों ने दोनों कवर किया। मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो क्या होगा? तो एक छोटा सा ऐसे रिकैप कर देते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी, अगर मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हैं, कई बार क्या होता है जब कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तो कंपनी आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा देती है। तो कंपनी अगर खुद हेल्थ इंश्योरेंस करा रही है, क्या करा रही है? कंपनी ने खुद हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया आपका, और आपका प्रीमियम कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रहा है। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? आप और आपकी फैमिली मेंबर, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जाके एक कार्ड बनवा देंगे भाई, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड होता है, जाके आप इलाज करा लीजिए कैशलेस। है कि नहीं है? तो उस केस में सर इंश्योरेंस प्रीमियम का जो भी पैसा कंपनी दे रही है, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। और कई बार कंपनी ऐसा कहती है, ऐसा करो ना कि हेल्थ इंश्योरेंस तुम खुद ले लो। तुमको जो कंपनी का अच्छा लगता है हेल्थ इंश्योरेंस, आइदर मैक्स का, ICICI लुम्बार्ड का, या किसी का भी तुम्हें अच्छा लगता है, तुम उसका ले लो। और इसके बाद क्या करना? जो भी तुम प्रीमियम पे करना, उसका बिल दिखाना, कंपनी उसे रीइंबर्स कर देगी। रीइंबर्स मतलब फिर उसका तुम्हें पैसा दे देगी। तो भी सर पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस सर पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है। ये परक्यूजिट पूरी तरह से एग्जाम्प्ट। नाउ नेक्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो किसके हॉस्पिटल में? एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल किसका है? एम्प्लॉयर का। अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में तुम इलाज करा रहे हो, तो इलाज का जो भी खर्चा उठ रहा है आपका या आपके फैमिली मेंबर का, कंपनी ने पूरा खर्चा उठाया। मान लीजिए 50-60 हजार रुपए जो भी खर्चा हो कंपनी ने उठाया, ठीक है। आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होने वाला, नथिंग, एग्जाम्प्ट, फुल्ली एग्जाम्प्ट। और अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन जो भी हॉस्पिटल है उसमें तुमने इलाज कराया कोई ऐसी बीमारी का जो कि प्रिस्क्राइब डिजीज है। प्रिस्क्राइब डिजीज मतलब जो इनकम टैक्स के रूल में, रूल 3A में आता है। अच्छा, कल हम लोगों ने देखा नहीं था रूल 3A। रूल 3A में कौन सी बीमारियां आती हैं? कुछ बीमारियों के नाम मैंने ऐसे बता दिया था। अगर इन प्रिस्क्राइब डिजीज का भी इलाज करा रहे हो और उस इलाज के ऊपर जो भी खर्चा कंपनी ने किया तुम्हारे ऊपर, वो भी पूरी तरीके से क्या है? एग्जाम्प्ट है। रूल 3A है ना, अंडर इनकम टैक्स। ठीक है ना? तो देखो मैंने रूल 3A लिखा अंडर इनकम टैक्स, इसने बता दिया कि रूल 3A में क्या क्या आता है। ये देखो, परक्यूजिट्स वैल्यू रिस्पेक्टेड द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीज। अब ये प्रिस्क्राइब डिजीज है क्या, तुमको वो जानना है। यहाँ देखो लाइन से पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इसमें दिया हुआ है इसमें क्या क्या खर्चे कवर होंगे, ठीक है। हम लोग डिजीज के को देखना चाहते हैं। तो डिजीज में आता है कैंसर, आता है, वी हैव डिस्कस यस्टरडे कि कैंसर आता है, टर्बोक्लोसिस यानी TB। फिर क्या आता है? एक्वायरिंग इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम अगर आपको है ना? आई डोंट नो ये बीमारी तुमको देख क्या है? इम्यूनिटी वीक होती है, मतलब नहीं होता कोई भी खरोच रोच आता है जल्दी से ठीक नहीं होना, समथिंग इस तरह का कुछ प्रॉब्लम। बट ये सब बीमारियों के बारे में मुझे नहीं पता, ध्यान रहे। सारी बीमारियों के बारे में नहीं पता, वो आप डॉक्टर या समथिंग से पता करो, वो ज्यादा बता देगा। अब ये हार्ट ब्लड या इन सब से रिलेटेड कुछ अगर है प्रॉब्लम, फ्रैक्चर है इन एनी पार्ट ऑफ द स्केलेटन, समझ गए ना? स्केलेटल सिस्टम या इन सब में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, गाइनोकोलॉजिस्ट जो भी है, गाइनोकोलॉजिकल पता नहीं क्या, आई डोंट नो।
तो ये जो हो गया ना गायनी से रिलेटेड, घूम फिर के गायनी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, वो सब रिलेटेड अगर इश्यूज है। और ये बर्न इंजरीज होते हैं, है ना, फैक्ट्री में काम करो बर्न इंजरी हो गया, कहीं भी काम करो बर्न इंजरी हो गया। फिर ये क्या, न्यूरोटिक एंड, समझ गए ना, तो न्यूरो से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है वो सब भी इसमें आता है। और भी है, ड्रग एडिक्शन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ करा रहे हो तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, रूल 3A में पूरा है, लिस्टेड है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई बीमारी है उसका इलाज करा रहे हो गवर्नमेंट के किसी भी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जरूरी नहीं है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे उस चीज का इलाज होता है। अब कैंसर हॉस्पिटल है ही नहीं और तुम बैठ के कैंसर का इलाज करा रहे हो ऐसे हॉस्पिटल में, तो अप्रूव्ड हॉस्पिटल नहीं ना है सर वो। तो ठीक है ना, तो आप वहां पे इलाज कराओ, जितना खर्चा होगा कंपनी ने पूरा उठाया, 1 लाख रुपए खर्च हुआ, 2 लाख पूरा एग्जाम्प्ट होगा, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी डिजीज होता है उसमें अगर आप इलाज कराते हो, ये क्लियर हो गया, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है, एग्जाम्प्ट है, प्रिस्क्राइब डिजीज है या सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, आपको बीमारी है, देन एग्जाम्प्ट होगा विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं है सर, जितना खर्चा होता है सब एग्जाम्प्ट। लेकिन अदर केस में क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा सिर्फ 15,000 तक। कोई और केस है, कुछ और है, बीमार उमारी कुछ और इलाज करा रहे हो, वो 3A में नहीं आता, तो ऐसे में क्या सर, मान लो 40,000 रुपये खर्च हुआ, कंपनी ने रिम्बर्स कर दिया तुमको, 40,000 तुमने खर्च किया, कंपनी ने रिम्बर्स कर दिया 40,000 रुपये, तो तुम्हारी सैलरी में कितना ऐड होगा, उसमें से 15,000 हटा दो, एग्जाम्प्ट हो गया 40,000 में से, बाकी 25,000 सैलरी में ऐड कर लो, उस पर टैक्स लगेगा। तो ये तो सर समझ में आ गया। फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली का मतलब देखो सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ एम्प्लॉय का के इलाज का खर्चा उठा रहा है, उसकी फैमिली मेंबर में, ये लोग फैमिली मेंबर में आते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग ने क्वेश्चन भी लगाया था, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे किसका रोल आ जाता है, आरबीआई का, बिकॉज फॉरेन करेंसी में होगा ना सर, और यहाँ पे लिमिट कौन सेट करेगा कि कितना एग्जाम्प्ट होगा, आरबीआई। तो क्या क्या खर्चा होता है सर, आने जाने का खर्चा होता है, ट्रीटमेंट का खर्चा होता है, वहाँ के रहने का खर्चा होता है, इन दोनों के खर्चे का लिमिट कौन तय करेगी, आरबीआई, कितना एग्जाम्प्ट है। बाकी ट्रेवल का खर्चा आपकी सैलरी में तभी ऐड होगा, आने जाने का भी तो खर्चा होता है ना, तो वो आपकी सैलरी में तभी ऐड होगा अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए से ज्यादा है। ये सब हो गया था एग्जाम्पल। नाउ आज का जो टॉपिक था वो था इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, अगर एम्प्लॉयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में काम कर रहे हो, तो बैंक सबको लोन दे रही है, आपको नहीं लोन देगी क्या, आप भी तो एम्प्लॉय हो, आपको भी तो लोन की जरूरत पड़ती होगी। तो जो आपने लोन लिया, तो आपको भी क्या जरूरत है, आपने भी लोन लिया, आपको भी बैंक ने, आप चूंकि आप उनके यहाँ काम भी करते हो, आप एसबीआई में काम भी करते हो, एसबीआई से लोन भी ले रहे हो, तो आपको कुछ बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। मान लो पर्सनल लोन ले रहे हो, तो पर्सनल लोन का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो 14% है, बट तुमसे तुम्हारा बैंक है कितना ले रहा है, सपोज 2% तुमको ग्रेस दे दिया, छूट दे दिया, तुमको 12% पे दे दिया, तो 2% तो तुम्हें बेनिफिट हुआ ना। तो जो 2% तुम्हारा बेनिफिट बेनिफिट है वही है पर्सनल बेनिफिट, वही है परक्यूजिट। मान लो तुमने 1 लाख का लोन लिया, अब सबसे लेती है 14%, तुमसे ले रही है 12%, कितने का फायदा हुआ, 2% का। तो साल का 1 लाख के ऊपर 2% निकालो ना, कितना होता है, 2,000 रुपये। तो ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा, ये तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट है, क्या है। हो सकता है तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमसे कोई इंटरेस्ट ही ना ले, है ना, तो 14% इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो सीधे 14,000 रुपये, नहीं तुम्हें ब्याज नहीं देना पड़ा ना, 1 लाख रुपए का लोन तुम्हें मिला, तो उस 1 लाख के ऊपर 14,000 रुपये ब्याज तुम नहीं दे रहे हो, ये पूरा बेनिफिट है, ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी परक्यूजिट की वैल्यू। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो ये होता है परक्यूजिट्स। अब क्या होता है यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट सर किस बेसिस पे डिसाइड होगा, तो इंटरेस्ट रेट के लिए हम स्टैंडर्ड रेट लेके चलते हैं एसबीआई का, किसका, एसबीआई का, किसी और बैंक का नहीं, एसबीआई। आपको पता है एसबीआई को गवर्नमेंट का बैंक बोला जाता है ना, तो मतलब गवर्नमेंट बैंक बोला जाता है, एसबीआई नेशनलाइज बैंक है, सबको पता है, तो एसबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग स्टैंडर्ड रेट मानेंगे। मान लो आप आईसीआईसीआई में काम कर रहे हो, वहां पे आपने पीएल लिया 10% पे, कितने पे मिला, 10%। और एसबीआई और आईसीआईसीआई में जो जो है, और आईसीआईसीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर्सनल लोन का 13% है, कितना परसेंट है, 13%। तो 13% के हिसाब से आपको 10 पे मिला, तो 3% का नफा हुआ। लेकिन एसबीआई में सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 14% को, 13% को नहीं कंसीडर करेंगे। तो आपका बेनिफिट कितना हो रहा है, 4%। कितने का बेनिफिट, तो अगर 1 लाख का लोन लिया तो 4,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होने वाला है, ऐसे समझ लीजिए। आईसीआईसीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं मायने रखेगा, मायने कौन सा रखेगा,
हम किसको स्टैंडर्ड लेके चलते हैं? एसबीआई। एसबीआई के अगर आपने व्हीकल लोन लिया है तो व्हीकल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका देखा जाएगा? एसबीआई का। फिर कंपेयर किया जाएगा कि आपके कंपनी ने आपको वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये हाँ। अब अगर लोन बहुत ही स्मॉल अमाउंट है तो सर वो परक्यूजिट नहीं मानी जाती है। जैसे आपने लोन कितने तक का लिया? 20,000 रुपए तक। कितने तक? 20,000 तक अगर आपने लोन उठाया है तो सर जी वो आपकी सैलरी में, उसमें कोई परक्यूजिट नहीं बनता, कोई इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, मत कैलकुलेट करिएगा, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। या लोन किस काम के लिए? पर्पस देखा जाएगा। लोन इज फॉर ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड मेडिकल डिजीज ऑफ सेल्फ या फैमिली मेंबर, है ना? या आपने वो जो लोन लिया है ना वो इलाज के लिए लिया है। किसके लिए? इलाज कराने के लिए। किसके लिए? अपने खुद के या फिर अपने फैमिली मेंबर्स में। वो कौन से इलाज के लिए? याद है अभी जो पढ़े थे रूल 3A, वो वाली बीमारियों का इलाज के लिए तुमने लोन ले रखा है। हियर फैमिली मीन्स सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन स्पाउस, पेरेंट्स, सर्वेंट एंड डिपेंडेंट्स, यहाँ पे ये सब शामिल हो जाते हैं। क्लियर है? तो फैमिली का भी डेफिनेशन हर जगह क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। ठीक, देखना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा तो यहाँ पे एक समरी अगर देखना चाहेंगे तो समरी देखो क्या दिया है। समरी वेरी सिंपल है कि इफ अप टू लोन कितना है? 20,000 रुपए तक है सर, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, सैलरी में कुछ भी मत ऐड करिएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड चार्ट में जो दिया है, इफ द मेडिकल ट्रीटमेंट फैमिली फॉर ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज है तो भी नॉट टैक्सेबल है, चाहे वो जितना अमाउंट भी आपने लोन लिया हो। नाउ अदर केसेस में किसको देखा जाएगा? किसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टैंडर्ड माना गया है? एसबीआई इंटरेस्ट रेट देख लेना, लेस तुमसे कितना इंटरेस्ट तुम्हारी कंपनी ने चार्ज किया, उसको हटा देना, बचा जो वो आपके लिए बेनिफिट हुआ। तुम्हारी कंपनी ने तुमको 1,00,000 रुपए लोन दिया, पर्सनल लोन, 1 रुपए ब्याज नहीं लिया। क्या नहीं किया? 1 रुपए भी तुमसे ब्याज नहीं लिया, तो पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से क्या हो जाएगा वो? कहाँ सर? एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी कंपनी ने आपसे 1 रुपए ने इंटरेस्ट लिया ना। एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करो ना। पता लगा व्हीकल लोन है, कितना था? 9.5%, 9.5%, तो 9.5% पूरा आपके लिए परक्यूजिट हो गया। ठीक, क्योंकि आपकी कंपनी ने आपसे कोई इंटरेस्ट, तो आपको बेनिफिट हुआ ना। जो आपका सिंपल सी बात है, मतलब तुम तनिष्क में काम करते हो, किस में काम करते हो? तनिष्क में। तुमको ज्वेलरी लेनी थी तो तुम्हारे तनिष्क ने कहा चलो ठीक है, तुम तो मेरे एम्प्लॉई हो, तुमको क्या करते? 10% डिस्काउंट दे देते। तो तुमको 10% डिस्काउंट दे दिया। तो मान लो तुम्हारी ज्वेलरी कितनी? 2 लाख की है, कितने की पड़ी? सपोज करो 1,80,000 की पड़ी, तो तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट कितना हो? सैलरी में ऐड होगी, टैक्सेबल हो, परक्यूजिट हुआ। ध्यान रहे 20,000 रुपए टैक्स नहीं, 20,000 पूरा नहीं गवर्नमेंट को देना, 20,000 रुपए के ऊपर जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा 10%, 5%, वो आपको देना है, वो परक्यूजिट है। तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? पर्सनल बेनिफिट, वही परक्यूजिट होते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट। क्या होता है? इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इंटरेस्ट रेट कब का माना जाए? जैसे मान लो तुमने व्हीकल लोन लिया, तुम्हें बाइक खरीदनी थी, तुमने बाइक लोन ले लिया, और बाइक लोन तुमको कितने में मिला? 10% पे, सॉरी 10 कह रहा हूँ, मान लो 6% पे मिला। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। कितना है? 9%। तुम्हें कितने में मिल रहा है? 1 अप्रैल को रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी व्हीकल लोन के ऊपर कितना था? सपोज करते हैं 10%। कितना था? 10%, 1 अप्रैल को एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन तुमने लोन कब लिया था? 2 जुलाई को। कब लिया? 2 जुलाई को। और 2 जुलाई को रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया था, 9% हो गया था। कितना हो गया था? और तुम्हारी कंपनी ने तुमको कितने पे दिया? चलो तुम 6% दे देना। कितना दे देना? 6%। ठीक, तो बताओ तुम्हारी परक्यूजिट कितनी है? 3% की 4%? क्योंकि जिस दिन तुम लोन लिए थे उस दिन में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, और तुमको दिया 6, तो तुमको फायदा हुआ 3% का। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करेंगे कब का? हमेशा हम उस चीज जो भी तुमने लोन लिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 1 अप्रैल का देखते हैं। बाद में भले ऊपर नीचे हो, इनकम टैक्स उससे नहीं मतलब रखती। इनकम टैक्स कहती है हम हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका कंसीडर करेंगे? जो 1 अप्रैल को उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बाद में घटता बढ़ता है उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है फर्स्ट अप्रैल को हम देखेंगे कि उस लोन के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, भले तुम लोन कभी भी लो और उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का कुछ भी हो। यानी तुम्हारी परक्यूजिट की वैल्यू अब बताओ कितनी होगी? 4%, क्योंकि 1 अप्रैल को व्हीकल लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना था एसबीआई का? 10%, और तुमने 2 जुलाई को लिया, 9 हो था, तुमको 6 पे मिल रहा है, अलग बात है।
तो हमारा 6 मिल रहा है, तो 6 और 10 में फर्क हम देखेंगे कितना है। 6 और 9 में फर्क नहीं देखने वाले हम, 6 और 10 में फर्क देखने वाले हैं। तो ये चीज देखो यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे हम लोग कौन से दिन का इंटरेस्ट रेट देखते हैं? एसबीआई इंटरेस्ट रेट एज ऑन 1 अप्रैल इज टू बी टेकन। किस डेट का देखा जाएगा? 1 अप्रैल का। उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, बाद में भले उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि भाई देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर्सनल लोन लिया कितना, पहला क्वेश्चन है पर्सनल लोन लिया 20,000 फॉर डॉटर्स मैरिज, बताइए एग्जाम्ट है कि टैक्सेबल है? फुल एग्जाम्ट। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए तक लोन है, नॉट मोर देन दैट। 20,000 से ज्यादा का लोन नहीं है, तो 20,000 से ज्यादा का लोन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, एग्जाम्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डॉटर्स मैरिज वाला, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, पर्सनल लोन ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर डॉटर्स मैरिज, शादी के लिए ले रहा है ना, डॉटर की शादी के लिए तो 1 लाख का लोन ले रहा है, तो ये तो टैक्सेबल हो गया सर, पर्सनल लोन है ना। कौन सा लोन है? पर्सनल लोन। अगर डिजीज किसी बीमारी के इलाज के लिए रहता तो अब एग्जाम्प्ट होता। सी, मेडिकल लोन फॉर स्पेसिफाइड डिजीज 1 लाख रुपए लिया, अब बताइए एग्जाम्प्ट, यहाँ परक्यूजिट कैलकुलेट नहीं होगा, तो ये आपका एग्जाम्प्ट हो गया, ये आपका एग्जाम्प्ट हो गया, ये आपका टैक्सेबल हुआ, सही है। नेक्स्ट, मेडिकल लोन फॉर अदर डिजीज नॉट स्पेसिफाइड डिजीज, अदर डिजीज नॉट स्पेसिफाइड फॉर ऑफ सन 1 लाख रुपीज, ये भी टैक्सेबल है सर, ये भी टैक्सेबल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, मेडिकल लोन फॉर अदर डिजीज नॉट स्पेसिफाइड ऑफ सन 5,000, एग्जाम्प्ट हो गया। क्यों एग्जाम्प्ट हो गया? 20,000 के अंदर, 20,000 के अंदर लोन लेते हो सर, एग्जाम्प्ट है। क्लियर? तो ये एग्जाम्प्ट हो गया। तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, एम्प्लॉयर टू, एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ देखिए। तो एम्प्लॉय टू का लोन 10 अप्रैल, कब ले रहा है? 10 अप्रैल को, फ्रॉम द कंपनी फॉर डॉटर्स मैरिज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कब है? एज ऑन 1 अप्रैल, ऑन पर्सनल लोन। हिज लोन अकाउंट इज एज फॉलो, 10 अप्रैल को लोन लिया कितना? 1 लाख। उसके ऊपर क्रेडिट चढ़ गया, लोन लेते तो क्रेडिट चढ़ता है, क्रेडिटर मेरे बढ़ गए 1 लाख के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 25 अप्रैल को उसने लोन रीपे कर दिया, कितना? 30,000। तो अब कितना बैलेंस रह गया? 70,000। 14 मई को फिर लोन रीपे कर दिया 50,000, कितना रह गया? 29 मई को फिर लोन रीपे कर दिया 10,000। अब कितना 10 जून को रह गया? 10,000 और चुका दिया, कितना रह गया? 0। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस पे? जो मैक्सिमम बैलेंस होता है मंथ में, मंथ में जो मैक्सिमम बैलेंस रहेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। यहां देखो लिखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एंड टैक्सेबल परक्यूजिट। दो चीज बतानी है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग कितना था एक महीने में। अगर हम अप्रैल मंथ का कैलकुलेट करें, अप्रैल मंथ, सिर्फ अप्रैल मंथ का देखो, अप्रैल मंथ में हमने लोन कितना लिया था? 1 लाख, 1 लाख का था एक लोन, फिर हमने 30,000 रुपये चुका दिया था, तो अब मंथ कितना हो गया था? 70,000। तो यानी अप्रैल मंथ में मुझे दो बैलेंस देखने को मिल रहा है, एक कौन सा? 1 लाख, और एक कितना? 70,000। यानी 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मेरा बैलेंस था 1 लाख रुपए, है ना। और 25 से बैलेंस कितना हो गया? 70,000। 25 से पूरा आई थिंक 30 अप्रैल तक। तो बताओ अप्रैल मंथ में मिनिमम मेरा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 1 लाख। कितना था? तो यानी ब्याज कितने पे लेगी? ब्याज कैलकुलेट होगा कितने पे? 1 लाख, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। ठीक, अब मई में जाओ, 1 मई को बैलेंस कितना रहा होगा, जल्दी बताओ। 70,000। अरे भाई देखो ना, यही 70,000 कंटिन्यू रहा होगा, तो 1 मई को बैलेंस मेरा 70,000 रहा होगा। तो अब इससे कंपेयर करो, 70,000, फिर 14 मई को मैंने 50,000 चुका दिया, 20,000, फिर 29 मई को फिर मैंने 10,000 चुका दिया, तो 10,000। अब ये तीनों बैलेंस में कंपेयर करो, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था मई में? तो 70,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। किस पे? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो मई में था। जून में, जून से शुरुआत में रहा होगा बैलेंस कितना? 10,000, फिर 10 जून को तो चुका ही दिया 0, तो 10,000 और
2000, इन दोनों में बताओ मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 10,000। ठीक है ना। अब जितने दिन का इंटरेस्ट है उतने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। तो इन्होंने देखो कैलकुलेट किया होगा। अप्रैल का वही था 1 लाख, मई का, ठीक, तो अप्रैल में 1 लाख के ऊपर 21 दिन का ब्याज लगेगा। कितने दिन का? 21 दिन का ब्याज लग रहा है, क्योंकि 10 तारीख को लोन लिया था, तो 10 तारीख भी काउंट करोगे ना। 30 अप्रैल तक होता, तुम ऐसे करोगे कि 30 से 20 माइनस कर दोगे तो 20 दिन आएगा, तो गलत हो जाएगा कि 10 को लोन लिए हो, तो 10 तारीख भी उसमें शामिल होगा, तो 21 दिन हो गया। तो 21 दिन का 10% ब्याज देखो निकाला गया। 1 लाख के ऊपर 21/365, 10%, क्योंकि 10% सालीना है सर, साल का ब्याज। कितना है? इतना रुपए है, 575.34। मई में 70,000 के ऊपर 31 यानी 31 दिन का पूरा 10% ब्याज निकाला गया, 594। और जून में 10,000 सिर्फ कितने दिन रहा? 10 दिन ही बैलेंस रहा ना, तो 10 दिन का ब्याज इस पे निकाल दिया। टोटल परक्यूज की वैल्यू कितनी हुई? 1197 रुपीज। ये आपकी सैलरी में ऐड होने वाला है, ये परक्यूज की वैल्यू है। अच्छा, यहां पे कुछ बोला था कि कंपनी ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया, तो हम मान लिए क्या कि 10% कुछ भी नहीं लिया कंपनी ने आपसे, तो इसलिए 10% पूरा परक्यूजिट लिया। लेकिन अगर मान लेते कि कंपनी ने कुछ चार्ज किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लेते कि कंपनी ने कितना परसेंट चार्ज कर लिया? 7%, तो कितने का बेनिफिट हुआ? तो सारा कैलकुलेशन पे आप कितना लगाओगे? 10 की जगह कितना लगाओगे? 3%। परक्यूजिट की वैल्यू 359.18। ठीक, तो ये था आपका परक्यूजिट का कैलकुलेशन। तो परक्यूजिट सर कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको पर्सनल बेनिफिट है। अब आप काम कहाँ करते हो? मान लो गैस कंपनी में काम करते हो, इंडियन गैस, है ना। अब इंडियन गैस क्या करती है? कहती है तुम मेरा एम्प्लॉय हो, तुमको हर महीना 1 सिलेंडर हम देंगे, समझ रहे हो। और अगर फ्री दे रही है तब तो सिलेंडर का दाम सीधे सीधे तुम अपनी सैलरी में ऐड कर लेना, 12 सिलेंडर का, हर महीना 1 सिलेंडर ना। लेकिन अगर तुम्हारी सैलरी से कुछ काट ले रही है कि चलो ठीक है, सिलेंडर का दाम कितना? 900 रुपये, लेकिन तुम चलो 500 रुपये में हम तुमको दे देंगे, कितने में? कितने का बेनिफिट हुआ? 400। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 12, 12×4 = 48, ये आपकी सैलरी में 4800 ऐड होने वाला है। मतलब आपको जो बेनिफिट हो रहा है, जो कंपनी आपसे नहीं ले रही है, वही ना बेनिफिट है सर, पर्सनल बेनिफिट। तो पर्सनल बेनिफिट वो सैलरी में ऐड हो जाएगा सीधा सीधा। आप काम कर रहे हो यूपीपीसीएल में, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हो, बिजली विभाग में काम करते हो, तुम्हारा बिजली बिल में क्या होता है? 20% ऑफ कर देती है एम्प्लॉय के कारण, लेती ही नहीं है, जो भी है। तो अगर सपोज करो बिजली का बिल उनका 1,000 रुपये आया और उसको 20% ऑफ कर दिया कि हमारे एम्प्लॉयज इनका 20% ऑफ कर दो, है ना, तो 20% 2,000 रुपये, भाई 1,000 में 200 रुपये का फायदा हुआ ना, तो 200 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होने वाला है। तो पर्सनल बेनिफिट बस यही होता है, परक्यूजिट यही होता है, और कुछ नहीं है। यही चीज सब में आपको देखने को मिलेगा। क्रेडिट कार्ड गिवन बाय द कंपनी टू एम्प्लॉय। कई बार कंपनी क्या करती है, आपको क्रेडिट कार्ड देती है। मान लो आप कंपनी में मैनेजर हो, तो अब क्या होता है कि क्या है कि कोई भी काम अगर तुमको पड़ रहा है, कोई भी खर्चा तुम्हें करना ऑफिस के लिए, मान लो प्रिंटर खराब हो गया, तो मत वेट करो, खरीद लो नया प्रिंटर। अगर तुमको लगता है नहीं बन पाएगा तो खरीद लो, लेकिन किसका यूज करना? कार्ड का, जो कंपनी ने कार्ड दिया उस कार्ड से खरीदारी करना, तो कंपनी के नाम पे बिल बनेगा, कंपनी बिल पे, ठीक है ना। आप पर्सनल पेमेंट नहीं करेंगे, वरना मतलब कर दोगे कि 10,000 रुपए का प्रिंटर खरीदोगे, दिखा दोगे 12,000 का, तो सीधे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो। भाई गवर्नमेंट में और प्राइवेट में काम क्यों फास्ट होता है? गवर्नमेंट में क्या होता है भैया, पहले दिखाओगे खराब हो गया, फिर उसका पेपर जाएगा, नहीं रिपेयर होगा, फिर इसके बाद वहां से बाद में पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तब तुम खरीदोगे। और यहाँ क्या है, पहले पैसा दे दिया, लो क्रेडिट कार्ड, कुछ भी तुमको प्रॉब्लम है जस्ट परचेज कंपनी, बाद में हम देखेंगे वो बनने लायक था, तुमने नहीं बनवाया तो तुमने गलती किया, तो तुम्हारा ऑडिट में पता चलेगा कि तुमने सही डिसीजन लिया था कि गलत डिसीजन। जब रिपेयरेबल था तो रिपेयर करा लेना चाहिए था, 500-600 रुपये लगता। अब तुम नया प्रिंटर है खरीद के लेते आए, नहीं समझे, ठीक है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, थोड़ा काम स्लो होता है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा काम फास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले ऑडिट होगा, बाद में पैसा रिलीज होगा गवर्नमेंट में, और वहां पे पहले पैसा रिलीज कर देंगे, बाद में ऑडिट कर लेंगे हम, बाद में चेक कर लेंगे आप सही डिसीजन लिए थे कि नहीं, ठीक। तो क्रेडिट कार्ड में भी ऐसे ही होता है। अगर वो क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से क्या है, तो सर जब पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज है, सिर्फ ऑफिस के लिए यूज करना, मैं अपना पर्सनल कुछ यूज ही नहीं कर सकता, तो परक्यूजिट काहे का? कोई परक्यूजिट हुआ क्या? तो पर्सनल बेनिफिट हुआ ही नहीं। तो सर अगर पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज है तो पूरी तरह से क्या हो गया वो? एग्जेम्प्ट।
आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होने वाला, क्योंकि आपने उसका जब यूज किया तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के काम के लिए यूज किया, पर्सनल काम के लिए यूज कर ही नहीं रहे। लेकिन अगर दोनों है, पर्सनल और ऑफिशियल दोनों यूज कर सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, फॉर अदर पर्पज ऑल्सो, तब ऐसे में टैक्सेबल होगा। तो क्या होगा, अमाउंट पेड बाय द कंपनी इज टैक्सेबल। अमाउंट कैसे निकालोगे, जो मेंबरशिप फीस है, एनुअल फीस है, ये सब कौन दे रहा है, कंपनी पे कर रही है तुम्हारी। कार्ड तुम यूज कर रहे हो, जो भी तुमने सपोज करो इस महीना बिल बना 50,000 का, उसमें से 30,000 रुपये तुमने क्या किया, ऑफिस का यूज था, 20,000 तुम पर्सनल यूज किए थे। 50,000 का बिल था, 30,000 तो ऑफिस के काम में खर्चा हुआ था, 20,000 तुम्हारा पर्सनल है, कंपनी ने पूरा 50,000 रुपये पे कर दिया, है ना। तो यहाँ बेनिफिट कितना हुआ तुम्हारा, 20,000 रुपये, क्योंकि तुमने पर्सनल यूज किया, उसका भी पेमेंट कंपनी ने कर दिया, तुम्हें नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर तुम्हारी सैलरी से काट लिया, तुम्हारी सैलरी से काट लेगा, भैया 20,000 रुपये तुम्हारा खर्चा था, ऑफिस का खर्चा कितना था, 50,000 रुपये, तो तुम्हारी सैलरी से 20,000 रुपये काट लिया। अब परक्यूजिट कुछ हुआ, कुछ नहीं। लेकिन 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 उस कार्ड का एनुअल फीस कौन दे रहा है, कंपनी। उस कार्ड पे एड ऑन कार्ड भी ले रखे हो, एड ऑन कार्ड समझते हो ना, एक ही क्रेडिट कार्ड है, उसका दो कार्ड बना लियो। जैसे एक एटीएम कार्ड है, मैंने उसका एक और कार्ड बना के तुम्हें दे दिया कि तुमको भी यूज करना, तुम भी यूज कर लेना, हम भी यूज कर लेंगे। खाता एक ही है, कार्ड दो है, तो उसी को एड ऑन कार्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके तरीके से आपने उसका भी चार्ज कट रहा है, एनुअल फीस जा रहा है, और भी जो भी कार्ड चार्जेस है वो सब कंपनी पे कर रही है, तो वो तो आपको बेनिफिट हो रहा है ना सर, वो आपकी सैलरी में क्या होने वाला है, ऐड। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या है, क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो दिया है कि बेसिक सैलरी कितनी है, 20,000 पर मंथ। ठीक, नाउ नेक्स्ट, कंपनी हैज गिवन अ क्रेडिट कार्ड टू एम्प्लॉय through which he incurred his personal expenses. Company paid the bill 40,000 and annual membership fees 1,000। तो 1,000 क्या दे रहा है, एनुअल मेंबरशिप फीस भी दे रहा है, कौन दे रहा है, कंपनी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ऑल्सो एड ऑन कार्ड हैज बीन इशूड यूज बाय एम्प्लॉयज वाइफ, और उस पर जो एक और कार्ड इशू किया गया वो कौन यूज कर रहा है, एम्प्लॉय की वाइफ यूज कर रही है। नो मेंबरशिप फीस फॉर एड ऑन कार्ड, ठीक है, उस पर नहीं लगता। बट अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉयज वाइफ इज 30,000 विच इज रिम्बर्स बाय द कंपनी। कंपनी ने रिम्बर्स कर दिया, कंपनी ने पेमेंट कर दिया उसका, है ना। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सैलरी, तब उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है। तो ध्यान रहे, उसके क्रेडिट कार्ड पे पर्सनल एक्सपेंस कितना हुआ था, जिसका बिल किसने पे किया, कंपनी ने पे कर दिया, कितना, 40,000, प्लस एड उसका मेंबरशिप फीस भी दे रहा है। अब एम्प्लॉय फिर एड ऑन कार्ड एम्प्लॉय की वाइफ पे, उसके ऊपर 30,000 रुपये खर्च हो, वो भी कंपनी ने दे दिया। तो सर सैलरी कितनी हुई, बेसिक सैलरी तो वही है 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2,40,000 रुपये। क्रेडिट कार्ड पर 40,000 रुपये आपका खर्चा जो था, 1,000 रुपये जो उसका एनुअल फीस था, और जो वाइफ ने जो खर्चा किया था एड ऑन कार्ड से, उसका भी पैसा कंपनी ने दे दिया। टोटल कितना दिया, तो इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो 2,40,000 तो सैलरी दिया, और क्रेडिट कार्ड के नाम पे तुम्हारे ऊपर 71,000 रुपये और खर्चा किया। टोटल मिला के तुम्हारी सैलरी हुई 3,11,000। इस पर तुमको टैक्स देना है। सपोज सपोज तुम्हारा ये सारा खर्चा उठाया कंपनी ने, ठीक है, ये 40,000, 1,000, 30,000, और इसके एवज में तुम्हारी सैलरी से कितना काट लिया, 50,000, तो 71,000 की परक्यूजिट। लेकिन परक्यूजिट तो था 71,000 का, लेकिन आपकी सैलरी से काट कितना लिया, कितना नहीं काटा, 21,000 तुम्हारा बच गया। सोचो, तुमने 71,000 खर्च किया, कंपनी ने सारा पैसा पेमेंट कर दिया उस कार्ड का, तुम्हारी सैलरी से काट कितना रही है, कितना फायदा हुआ, 21,000 का। ये आपकी परक्यूजिट आपकी सैलरी में 21,000 रुपये ऐड होने वाला है। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से परक्यूजिट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। परक्यूजिट का मतलब होता है कंपनी हमें क्या बेनिफिट दे रही है, जो बेनिफिट दे रही है, कोई सुविधा दिया है ना, वो मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए। मुझे कार दिया और कहता सुनो सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और इधर उधर मत जाना कहीं, परक्यूजिट है, कोई परक्यूजिट नहीं है, पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है सर। देखते ना पुलिस की गाड़ी सिर्फ पुलिस के काम से जाएगा, लेकिन देखते हो पुलिस की गाड़ी में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाते हैं ना, क्योंकि उन्हें मिलता है सर, फैमिली भी जा सकती, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ क्या हुआ, वो बोथ पर्पज हुआ। अब वो परक्यूजिट है, पर्सनल बेनिफिट है, क्योंकि आपको दोनों पर्पज के लिए, ऑफिशियल भी और पर्सनल भी, ठीक है ना। फिर एक होता है कार दिया, सुनो सिर्फ इसको पर्सनल यूज, ऑफिस में यूज मत करना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया होंगे,
पर्सनल, ये तो पूरी तरह से परक्यूजिट हो गया, पूरी तरह से परक्यूजिट। उसका खर्चा कौन उठा रहा है? तेल का खर्चा कंपनी दे रही है, ड्राइवर का पैसा कंपनी दे रही है, सब जो सैलरी में तुम्हारे ऐड होने वाला है। और जो ड्राइवर की सैलरी दे रहा है ना, वो सैलरी भी तुम्हारी सैलरी में ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर खर्चा हो रहा है। ठीक, तो वो एक कार की फैसिलिटी भी मिलती है। तो कार की फैसिलिटी इंटरेस्टिंग है। फ्री क्लब मेंबरशिप, कंपनी क्या करती है? क्लब मेंबरशिप करा देती है। अब क्लब क्या होते हैं? बहुत सारे क्लब होते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट क्लब सुना होगा, फॉरेस्ट क्लब है गोरखपुर में, गोरखपुर क्लब है ना, नेपाल क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ पे। तो अब अगर उसमें मेंबरशिप तुम्हारी करा दिया, तो अगर वो मेंबरशिप किस लिए हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पज है। जैसे तुम्हारी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट है, अब उन क्लाइंट को लेके जाके चौधरी में तो बैठ नहीं सकते हो, भीड़ होती है। समझ रहे हो? प्लस वीआईपी हैं, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान देना है। वरना भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो चौधरी में बैठ गए तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। तो उनको जाहिर सी बात है, क्लब लब होते हैं, थोड़ा सेपरेट जगह होती है, वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होती है। तो वहां पे आप आराम से ले जाके अपना बैठा के अपना आराम से अपनी मीटिंग शीटिंग कर सकते हो। और कंपनी की मीटिंग ऐसी ही होती है, क्लब्स क्लब्स में होगी, इस तरह से आम जगह पे नहीं होने वाली है हमारी, बिकॉज बहुत सीक्रेट बातें होती हैं, हम नहीं एक्सपोज कर सकते, है ना, जो भी है। तो इस तरह से मान लो क्लब है, अगर ये फैसिलिटी किसके लिए जरूरी है? हमारी कंपनी के बिजनेस के लिए जरूरी है, और इसलिए हमने क्लब की फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है। और वो एम्प्लॉय पूरी तरह से किसके लिए यूज कर रहा है? ऑफिस यूज के लिए। तब तो सर जी आपकी सैलरी में कुछ ऐड होने वाला है, लेकिन इस चीज को प्रूव करने के लिए पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज है, ये कंडीशन कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या खर्चा हुआ, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट लेना है आपको कि ये पूरी तरह से क्लब की फैसिलिटी जो आपको दी जा रही है पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं है। डिटेल ऑफ बिजनेस एक्सपेंडेंसी, और बिजनेस में वो अपना कंपनी खर्चा भी दिखाती है, सब ठीक है। लेकिन अगर फॉर अदर पर्पज है, तो अमाउंट स्पेंड एम्प्लॉयर टैक्सेबल हो जाएगा। जितना भी अमाउंट क्या किया, तुम्हारे ऊपर खर्चा हुआ, क्लब के ऊपर जो भी खर्चा, क्लब का पेमेंट कंपनी ने किया, और उसमें तुम्हारी सैलरी से अगर कुछ काट लिया तो माइनस कर देना, अगर नहीं माइनस किया तो पूरा का पूरा पैसा जो भी तुम्हारे ऊपर खर्च हुआ है क्लब का, सैलरी में आपके सीधे सीधे ऐड होगी। वो क्या हो गया? परक्यूजिट हो गया। क्लियर? तो परक्यूजिट का मेन मतलब सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर आपको किसी भी तरह से कोई भी सुविधा दे सकती है कंपनी, कोई भी सुविधा, बस आपसे जितना पैसा नहीं ले रही है, आपको जितना बेनिफिट दे रही है, वही आपकी सैलरी में ऐड होगी। आपके ऊपर 40,000 रुपये खर्चा किया, आपकी सैलरी से काट लिया 30,000, तो आपको फायदा कितने का होगा? ये आपकी सैलरी में ऐड होगा। और अगर 1 रुपये नहीं काटा तो वो 40,000 रुपये पूरा का पूरा आपकी सैलरी में ऐड होगा, क्योंकि आपसे तो कुछ लिया ही नहीं और खर्चा आप ही के ऊपर किया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ना, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट्स? एक होता है फ्रिंज बेनिफिट की कंपनी क्या होती है, हमें फ्रिंज बेनिफिट्स देती है। व्हाट आर द फ्रिंज बेनिफिट्स? तो फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब देखो यहाँ पे समझाया जाए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे देना, इंटरेस्ट फ्री लोन दे देना, अभी पढ़े थे ना इंटरेस्ट फ्री लोन वाला, या फिर हायर एजुकेशनल असिस्टेंट, चलो ठीक है तुम्हें एमबीए करना है, ठीक है हम उसमें सपोर्ट करेंगे तुम्हें, तुम्हारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम करो कोई इशू नहीं, पढ़ो। या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई में भी करते हैं कि ठीक है आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन कराना है, हम दे रहे हैं। नेक्स्ट, कार एंड कैब फैसिलिटीज। कई देखो कई कंपनियों के कॉलेजेस होते हैं ना, कई कंपनियों के कॉलेजेस चलते हैं, तो पता उसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, क्या ठीक है तुम्हारे बच्चे को पढ़ना है कर लो। जैसे रेलवे में तुम काम करो, रेलवे स्कूल है कि नहीं है, पढ़ते कि नहीं पढ़ते बच्चे, उनकी फीस लगती है नहीं लगती है? सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के नहीं बच्चे पढ़ते हैं उसमें, सही है। तो इस तरह बहुत सारे हैं फैसिलिटीज है। टाटा का स्कूल चलता है, रिलायंस के स्कूल्स चलते हैं, बहुत सारी कंपनी के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? एक्सेस टू द हेल्थ क्लब, हेल्थ क्लब की फैसिलिटीज देना, कार एंड कैब फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। आप कंपनी में काम करो, कैब आ रहा है कैब जा रहा है, कैब आपको लेके पिक करता है, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देता है। ये सब फैसिलिटीज क्यों कंपनी देती है, क्यों कंपनी देती है? तो उसका रीजन देखो यहाँ पे लिखा है, फ्रिंज बेनिफिट होता है द एक्स्ट्रा एडवांटेजेस। ये क्या है? एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तुम किसी कंपनी में जब काम करोगे, देखो बनिए की दुकान पे काम करोगे कभी नहीं मिलने वाला ये फ्रिंज बेनिफिट, जिसके अभी हम लोग बैठ कर डिस्कस करें, अलाउंसेस घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है ना। ये तभी मिलेगा जब किसी कंपनीज में जाओगे, तो वहां पे धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा, चाहिए अलाउंसेस मिल रहा है, चाहिए परक्यूजिट्स मिल रही है। नाउ फ्रिंज बेनिफिट्स आर द एक्स्ट्रा एडवांटेजेस
प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर्स इन एडिशन टू द सैलरी, ये सैलरी के अलावा दिया जाता है, आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। दो शब्द यूज किया, एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन के लिए और उसके मोटिवेशन के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखते हो कि भाई बैंक तो पीएनबी भी है, बैंक तो एसबीआई में भी है, सपोज दोनों जगह हो गया सिलेक्शन, तो तुम कहां जाना पसंद करोगे? क्यों क्यों एसबीआई में ज्वाइन जाना चाहोगे? बिकॉज तुम देख रहे हो कि वहां पे क्या परक्यूजिट ज्यादा मिलते हैं, अलाउंसेस वहां पे अगर एचआरए मिलेगा 4,000 तो वहां 6,000 मिलता है। नहीं समझे? कंपेयर ऐसे नहीं डिसीजन लोगे, एसबीआई के नाम पे नहीं जाओगे। मेरा दो जगह हो गया है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बंदे का ना दो जगह हुआ था, एससीएल कंपनी में हो गया था, प्राइवेट कंपनी में, एससीएल में हो गया, इंसीडो में हो गया। वो ज्वाइन किया इंसीडो में, इंसीडो जो जानते नहीं कोई, और किसको नहीं ज्वाइन किया? एससीएल बड़ी कंपनी को नहीं ज्वाइन किया। क्यों नहीं ज्वाइन किया? पहला नंबर, वहां पे डेजिग्नेशन छोटी थी, सैलरी कम थी, और यहाँ इंस्टीट्यूट नई कंपनी थी, और लेकिन ये डेजिग्नेशन उसको हायर दे रही थी, प्लस सैलरी भी अच्छी दे रही थी। तो आप सर जी, आप सिंपल सी बात है, एक चीज देखते हो, क्या चीज? पैसा। ठीक है ना? समझ रहे हो कहाँ पैसा अच्छा मिल रहा है और कहाँ ग्रोथ हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम और ऊपर जा सकते हैं, है ना? तो वहां पे हम ऑर्डिनरी इंप्लॉय की तरह बैठ के काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्लॉय की तरह बैठ के काम करेंगे, तो कहाँ पे बैठना पसंद करेंगे? जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ समझे कि नहीं समझे? तो ये होता है, जरूरी नहीं कि कंपनी का नाम ही बढ़ाओ, तो ये मतलब होता है हमें कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, आप अपना बेनिफिट देखते हो। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय के एक तो सेटिस्फेक्शन और दूसरा नंबर मोटिवेशन के लिए एंड लॉन्ग टर्म गुडविल, तुम्हारे दिमाग में इमेज बना रहता है, क्या ये कंपनी बड़ी शानदार है, अच्छा है, इस कंपनी में आ जाएंगे तो मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक वो होता है सेट एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द मार्केट, मार्केट में उसका भी एक बन जाता है, गुडविल बन जाता है। तुम्हारे 10 लोग, तुम्हारे रिलेटिव में कोई वहां काम करता है, तो तुम देखते हो यार उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, हम भी काश इसी कंपनी में काम करते हैं। सही कि नहीं सही है? सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कंपनी है, यहाँ तो बनी की दुकान पे हर दिन काम करना पड़ता है कि नहीं है? संडे को ही बुला लेता है। ठीक, तो ये होता है। तो समझे कि नहीं समझे? तो जरूरी नहीं है कि कंपनी के लास्ट में लिमिटेड लगा है, ऐसी जगह काम कर रहे तो कंपनी है। कंपनी का एनवायरनमेंट होता है, क्या होता है? एनवायरनमेंट। आपको इस एनवायरनमेंट हेल्दी एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब जहां पे तुम्हें कल भी ऑफिस जाने का मन करे, और जब तुम्हें ऐसा लगता है कि कल नहीं जाना है, मन ना करे, किसी दिन आज छुट्टी हो जाए, तो इसका मतलब वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है ना? ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बहुत से अच्छी कंपनीज। हाँ, यूज ऑफ मूवेबल एसेट एंड बाय एम्प्लॉयज, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इतना काफी है आप हम लोग के लिए आज। ठीक है, तो आज हम लोग ने कितने परक्यूजिट्स देखा? हम लोगों ने एक मेडिकल को रिकैप कर लिया, फिर हम लोग ने देखा इंटरेस्ट की फैसिलिटीज, कि इंटरेस्ट अगर आपसे नहीं ले रही है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, तो कैसे आपके परक्यूजिट की वैल्यू ऐड करेंगे। वहां पे एक बहुत ही माइनर पॉइंट था जिसको आपको ध्यान देना है, कि इंटरेस्ट रेट कभी कभी हम नहीं ध्यान देंगे, हम इंटरेस्ट रेट सिर्फ किस दिन का ध्यान देते हैं? 1 अप्रैल। और एग्जाम में कल क्वेश्चन में था शायद, मेरा सही सही था, गुड। नाउ नेक्स्ट, फिर अगला क्या है? फिर अगला हम लोग ने देखा क्लब फैसिलिटीज। किसकी बात किया? क्लब फैसिलिटी अगर करा रही है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रही है, तो कैसे परक्यूजिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम लोग ने स्टडी किया। नाउ अब हम लोग को स्टार्ट करना है ये मूवेबल एसेट्स। तो कई बार क्या करती है कंपनी, मूवेबल एसेट दे देती है। ऐसा करो, लैपटॉप लेके जाओ, कंपनी लैपटॉप तुमको दे रही है यूज करने के लिए। कई बार क्या होता है, तुम्हारे घर में क्या हो गया अभी, क्या नाम है, वहाँ पे लाइट वेट थोड़ी प्रॉब्लम है, तो कहते हैं चलो ठीक है, जनरेटर लगवा देना तुम्हारे। ठीक है ना? तो इस तरह की फैसिलिटीज भी देती है, मोबाइल एसेट प्रोवाइड कर देती है। ठीक, रेफ्रिजरेटर की सुविधा दे दी है, कुछ भी दे दिया, वट एवर द यूजफुल एसेट, जो भी आपको मोबाइल एसेट आपको दी है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्या है? ये सब मोबाइल एसेट्स है। और एक बार क्या करती, कई बार दे देती है तुम्हें, बेच देती है तुमको, कि ठीक है हमारी कंपनी है, सारे कंप्यूटर हम लोग हटा रहे हैं, इसकी जगह हम लोग नए जनरेशन के कंप्यूटर ला रहे हैं, क्योंकि अब ये कंप्यूटर हमारे लिए है नहीं। तो ऐसा करते हैं, इस कंप्यूटर को हमको वैसे भी बेचना ही है, तो क्यों ना हम अपने एम्प्लॉयज को दे दें, हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए। या ये अलमीरा बहुत पुरानी हो गई है, हटा रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को चाहिए तो बताओ, तो आपने हाथ खड़ा, हाँ सर मेरे को दे दीजिए। तो ठीक है, कितना दोगे? 500 रुपये दे दो, ले जाओ। तो तुमको हाँ 500 मिल रहा है, बहुत अच्छा है यार, लेके जाते हैं अलमीरा। तो 500 रुपये कोई चीज़ है, कितने की? 1200 की, तुमको कितने में मिल गया? डेप्रेशन काटेंगे ना, डेप्रेशन काटने के बाद उसकी वैल्यू 1200 है, लेकिन तुमको कितने मिल गई? 500 में या 200 में। तो बेनिफिट हुआ ना।
कि 1200 में से 500 हटाओ, 700 रुपये बेनिफिट, ये 700 रुपये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी, लो। परक्यूजिट्स क्या है ये? परक्यूजिट तो वहां पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, विल डिस्कस टुमारो। सो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।